फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका यहाँ पर रीट का एग्ज़ाम का आवेदन शुरू हो गया है और 27 फरवरी को आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज के इस क्लास में हम लोग सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके रीट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है। ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, डिस्लेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, ध्यान अभाव, अति सक्रियता, विकार। ठीक है, तो अगर हम इसमें राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डिस्ग्राफिया। देखिए, जो डिस्ग्राफिया होता है इसमें जो बच्चा होता है वो सही तरीके से शब्दों को लिख नहीं पाता, सही तरीके से पेंसिल को पकड़ नहीं पाता। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि लिखने संबंधी लिखावट में जब भी बच्चे को कठिनाई आए तो वहाँ पर आपका क्या होगा, डिस्ग्राफिया होगा। ठीक है, अगर हम डिस्लेक्सिया की बात करें तो ये आपका एक रीडिंग डिसऑर्डर होता है। इसमें जो बच्चा होता है वो सही तरीके से शब्दों को रीड नहीं कर पाता। बच्चे को यहाँ पर जो इमेज होती है वो मिरर इमेज दिखाई देती है, जैसे कि बच्चा जो वॉच को क्या पढ़ता है यहाँ पर शाह पढ़ता है। ठीक है, इसी तरह बच्चा जो है 12 को क्या पढ़ता है 21 पढ़ता है ना। ये आपका क्या होता है, एक पठन विकार होता है, यानी कि रीडिंग डिसऑर्डर होता है। तो यहाँ पर ये नहीं होगा। अगर हम डिस्कैलकुलिया की यहाँ पर बात करें तो बच्चों को यहाँ पर मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो गणितीय अवधारणाएं होती हैं, उनको समझने में दिक्कत आती है। बच्चा जो सही तरीके से कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर इसकी बात नहीं हो रही, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ध्यान अभाव, अति सक्रियता, विकार, यानी कि यहाँ पर ADHD की बात हो रही है। इसमें देखिए जो बच्चा होता है उसका जो ध्यान होता है लंबे समय तक किसी एक ही जगह पर टिक नहीं पाता। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका ADHD होता है। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जो बच्चों को लिखावट में कठिनाई आ रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डिस्ग्राफिया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रक्रिया प्रदान करना। देखिए, जब भी निरंतर और तत्काल प्रक्रिया प्रदान करने की बात की जाए तो यहाँ पर आपका क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, यानी कि रचनात्मक आकलन की बात की जाती है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जो योगात्मक मूल्यांकन होता है इसमें जो है सत्र के अंत में, ठीक है, जितने विद्यार्थी ने प्रदर्शन कर रखे होते हैं उसका असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित नहीं। ठीक है, शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन, ये भी आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आ जाएगा, यानी बच्चा कितना सीख रहा है ना। यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही जो बच्चे का आकलन कर लिया जाता है उस वही क्या होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने बच्चे को कुछ पढ़ाया, फिर वहीं पर उसी चैप्टर से रिलेट करके आपने बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया है ना। यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही बच्चे का असेसमेंट करना किसके अंतर्गत आ जाएगा, रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये भी नहीं होगा आपका। सत्र के अंत में शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का अंतिम आकलन, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। यही क्या होगा आपके समेटिव असेसमेंट। ठीक है, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, हावर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के क्लेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की कौन सी श्रेणी है। ठीक है, देखिए जो हावर्ड गार्डनर है इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। ठीक है, मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात की इन्होंने। टोटल जो है 8 प्रकार की बुद्धि बता रखी है, तो उसी में से पूछ रखा है कि कौन सा यहाँ पर हावर्ड गार्डनर के द्वारा जो बुद्धि दी गई है उसमें से यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, अब देखिए अगर हम हावर्ड गार्डनर की बात करें तो मैंने बताया आप लोगों को कि इन्होंने 8 प्रकार के इंटेलिजेंस की बात कर रखी है। कौन कौन सी, एक तो होता है आपका काइनेस्थेटिक, एक होता है आपका इंटरपर्सनल, लिंग्विस्टिक, ठीक है, मैथमेटिकल, नेचुरलिस्टिक, इंट्रापर्सनल, विजुअल, म्यूजिकल। तो ये आपके जो है 8 प्रकार हावर्ड गार्डनर के द्वारा बताए हुए हैं। तो यहाँ अगर ऑप्शन में हम देखें तो विश्लेषणात्मक बुद्धि की ये बात नहीं करते हैं। इसके अलावा प्रकृतिवादी बुद्धि, बिल्कुल सही बात है, इन्होंने नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की बात की है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जो है वो किसके अंतर्गत होती है, जो व्यक्ति जो है प्रकृति के बारे में एक अच्छी खासी नॉलेज रखता है। ठीक है, कौन सी आपकी जो है ज़मीन उपजाऊ होगी, कौन सी मिट्टी अच्छी होती है ना, तो जिनके पास में इन सभी चीज़ों की नॉलेज होती है, यानी कि नेचर से रिलेटेड, ठीक है, एक अच्छी खासी समझ, तो उस व्यक्ति के अंदर कौन सी बुद्धि होती है आपकी, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी इन्होंने रचनात्मक बुद्धि के बारे में भी नहीं बताया, व्यवहारिक बुद्धि के बारे में भी नहीं बताया। ठीक है, मैंने 8 प्रकार आपको यहाँ पर बता रखे हैं, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन है, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाएं 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता। ठीक है, अवधारण गठन में सुविधा, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप 2 या 2 से अधिक लैंग्वेज की नॉलेज रखते हैं तो आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं
आप उनको अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही रखी है। संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा, ये भी बात बिल्कुल सही है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति आपसे एक लैंग्वेज में बात करता है, ठीक है, तो वो लैंग्वेज अगर आपको आती है तब तो आप उससे बात कर पाएंगे। ठीक है, बट वही जो है व्यक्ति आपसे किसी दूसरे लैंग्वेज में बात करता है, अगर वहाँ पर वो भी लैंग्वेज आपको आती है तो यहाँ पर जो है आप उस लैंग्वेज में भी उस व्यक्ति से बात कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या दिखा रहे हैं, संज्ञानात्मक लचीलापन है, उसमें आपको क्या हो रही है, सुविधा हो रही है, यानी कि आप जो अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ पर बात कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बात बिल्कुल सही है। विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, यानी कि आप जो है अच्छा खासा तर्क भी कर पाते हो कि आपके पास शब्दों की नॉलेज ज़्यादा होती है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक लैंग्वेज के बारे में आप जानते हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, देखिए आप मुझे जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो है क्लासेस कैसी लगी आज की। तो इसके बाद में अगर आप सभी के अच्छे रिस्पॉन्स रहते हैं तो मैं जो है आपके बिल्कुल बेसिक से सारी जो क्लासेस है वो स्टार्ट करूँगी। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लासेस कराई जाए या फिर बिल्कुल बेसिक से आपकी सारी क्लासेस स्टार्ट की जाए, जिसमें कि आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधियाँ करा रही है, जैसे कि न केवल यह प्रश्न पूछकर कि क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछी कि कैसे और क्यों। ठीक है, उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना, जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश करिए। समानता, देखिए समानता की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर जब भी विभिन्न गतिविधियों की बात की जाए, ठीक है, विभिन्न उत्तरों यानी कि बच्चा क्या करे, मल्टीपल डायरेक्शन में सोच पाए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के कई सारे आंसर बता पाए कि हाँ ये चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई। जैसे कि अगर आप बच्चे से पूछ दें कि पानी बचाव के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चा होगा वो हर बच्चे का जो आंसर होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि सबके अपने जो है विचार होंगे। ठीक है, अलग अलग वो तरीके यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर ये किस प्रकार की जो है गतिविधि को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, आलोचनात्मक सोच, जिसमें जो बच्चा होता है वो मल्टीपल डायरेक्शन में यहाँ पर सोच पाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एकीकृत सोच का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने बच्चे से पूछ दिया कि भारत की राजधानी कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चा है वो एक ही आंसर यहाँ पर बता पाएगा, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, समानता ये भी नहीं होगा। अवधारणा मानचित्र यानी कॉन्सेप्ट मैपिंग की यहाँ पर बात हो रही है, नहीं, यहाँ पर विभिन्न जो है उत्तरों की बात चल रही है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह के प्रेरणा की व्याख्या करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाओं की बात करें तो ये से मनोवैज्ञानिक इसकी बात करते हैं, व्यवहारवादी। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपके क्या आ जाएंगे, थॉर्नडाइक आ जाएंगे। ठीक है, स्किनर आ जाएंगे, बीएफ स्किनर, जो कि रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, है ना। तो देखिए अब इन लोगों का कहना क्या है, जैसे कि मान लीजिए बच्चे को आपने कोई काम करने के लिए कहा। ठीक है, अगर बच्चा उस चीज़ को कर पा रहा है तो आप उसको क्या कीजिए, कोई पॉजिटिव फीडबैक दीजिए, कोई पुरस्कार दे सकते हैं, कोई इनाम दे सकते हैं, है ना, या फिर जो है आप उसकी तारीफ कर सकते हैं, जिससे कि जो बच्चा वो आगे भी फ्यूचर में उस काम को करना चाहे। ठीक है, बट वही काम अगर बच्चा जो है नहीं कर पाए, ठीक है, आपने उससे कुछ कहा, बच्चा उस काम को नहीं कर पाया, तो यहाँ पर जो है बच्चे को दंड दे, सजा दे, है ना, यानी कि तरीके से बच्चों को निगेटिव फीडबैक दे। ठीक है, ताकि बच्चा जो है उस काम को करने की कोशिश करे यहाँ पर। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक यानी कि ये पुरस्कार और दंड की बात कौन करते हैं, आपके व्यवहारवादी करते हैं, है ना। तो ये आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। मानवतावादी आपका यहाँ पर नहीं होगा। संज्ञानात्मक के अंतर्गत आपके आ जाएंगे जीन प्याजे, जो कि जो है मानते हैं कि जो बच्चा होता है वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ये पॉजिटिव निगेटिव फीडबैक की यहाँ पर बातें ही नहीं करते हैं। बाकी सामाजिक के अंतर्गत आपके आ जाएंगे लेव वाइगोस्की, इन दोनों का ही संबंध, जो जीन प्याजे आपके और जो लेव वाइगोस्की, इन दोनों लोग का ही संबंध किससे, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद से। और दोनों ही लोग जो है बच्चे के लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करते हैं, यानी बच्चा कुछ एक्टिविटी करके सीखे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों को नियमित कक्ष में शिक्षित करना, सर्वाधिक समय, कुछ समय, पूरा समय, किसी समय नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पूरा समय। ठीक है, जो विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चे, जैसे कि जो डिसेबल बच्चे होते हैं ना, जिनको कि जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा होता है जिसको कि देखने में दिक्कत होती है, कोई बच्चा होता है जिसको सुनने में दिक्कत होती है, कोई बच्चा होता है जिसको चलने फिरने में दिक्कत होती है। तो आप क्या करें, इन बच्चों को पूरा टाइम दे, है ना, समय दे अच्छा खासा। यहाँ पर सर्वाधिक समय ये नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं बच्चों पर ध्यान दीजिए, जो बाकी के बच्चे हैं उन पर भी ध्यान देना है, बट ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है आपको
कि जितनी बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्या करेंगे, पूरा समय देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कुछ समय ये गलत हो जाएगा, किसी समय नहीं, ये भी बात गलत है। जब भी बच्चे की ज़रूरत है तब भी क्या करेंगे, आप उसको यहाँ पर जो है चीज़ें प्रोवाइड करेंगे या फिर टाइम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर पूरा समय का मतलब ये हो गया आपका कि जब भी बच्चे को ज़रूरत है, क्योंकि आप जो है फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर सर्वाधिक समय की बात की गई है और यहाँ पर पूरे समय की बात की गई है। तो सर्वाधिक समय का मतलब क्या होता है कि बच्चों को सिर्फ आप समय दिए जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा समय दिया जा रहे हैं, तो ये गलत है। पूरा समय का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि जब बच्चे को ज़रूरत है ना, जैसे कि जब भी आपके क्लासरूम में जितने भी टाइम बच्चा रह रहा है उस समय में जब भी बच्चे को ज़रूरत आ रही है, दिक्कत हो रही है, तब आप क्या करें, उसको टाइम दें, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है आपका एज पर नीड। ठीक है, यानी कि पूरे समय की बात हो रही है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समा वही क्वेश्चन फिर से आपका रिपीट हो गया, तो इसको हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, आगे देखते हैं। एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है, तो यह एक उदाहरण है। तो देखिए ये किसका उदाहरण है, आपके आगमनात्मक तर्क का, क्योंकि जो टीचर है वो सबसे पहले क्या कर रहा है, कविता का विवरण, यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपको बच्चे को संज्ञा पढ़ानी है ना, तो आप क्या कीजिए, बच्चे से जो उसके दोस्तों का नाम पूछ लीजिए, बच्चा जहाँ पर रहता है उसका नाम आप बच्चे से पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आप क्या कह दीजिए कि हाँ किसी वस्तु है ना, किसी के नाम को क्या कहते हैं हम लोग, संज्ञा कहते हैं। तो आपने क्या किया, जो एग्जाम्पल जो उसके दोस्तों के नाम थे, जो उसके जहाँ पर बच्चा रहता है जो जगह का नाम था, उसी से रिलेट करके आपने बच्चे को एक नियम बता दिया कि ये संज्ञा की डेफिनेशन होती है, ये संज्ञा के जो है नियम होते हैं, है ना, परिभाषा बता दी। तो आपने क्या किया, एग्जाम्पल के बाद में बच्चों को नियम बताया, रूल बताया। तो इसी तरह जो टीचर है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, सबसे पहले कविता का विवरण समझा रहा है, उसके बाद में जो है उसके निष्कर्ष और व्यापक विचार करने पर जोर दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगमनात्मक तर्क हो जाएगा, यानी कि एग्जाम्पल टू रूल। ठीक है, पहले बच्चों को उदाहरण देना, उसके बाद में नियम बताना या फिर परिभाषा बताना। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी अवधारणा मानचित्र ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। निम्नात्मक तर्क में क्या होता है, सबसे पहले बच्चों को यहाँ पर रूल ही बता दिए जाते हैं, नियम ही बता दिए जाते हैं। जैसे कि अगर बच्चों को आपने संज्ञा ही पढ़ाना है तो जो है आप बच्चों को सबसे पहले उसका रूल बता दीजिए, नियम बता दीजिए, उसके बाद में बच्चों को एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा यहाँ पर डी ऑप्शन क्या दे रखा है, परिकल्पना परीक्षण, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इसकी बात भी नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो, ठीक है, इड पर आच्छाद्य रखता है, यह कहलाता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन बना है आपका सिगमंड फ्राइड की थ्योरी से बना हुआ है। इसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग सिगमंड फ्राइड की जो है थ्योरी को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सुपर ईगो नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा, आमोद सिद्धांत भी नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दबाव हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी हम लोग जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है जहाँ से कि हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उनको पूरा डीपली हम लोग पढ़ेंगे एक अलग से वीडियो में। ठीक है, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो सके। आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। तो ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, ये किसने दिया है, हंस आइसेक के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के बारे में अगर आपसे पूछे कि जो व्यक्तित्व का लक्षण है किसके द्वारा प्रस्तावित है, तो आप ध्यान रखेंगे कि हंस आइसेक के द्वारा। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है। ठीक है, छात्र आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक और अच्छा करना चाहता है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या दे रखा है, छात्र वह सक्रिय अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए प्रेरणा का मतलब क्या हो गया कि जब आप उस चीज़ के लिए काम भी कर रहे हो, ठीक है, आपको उस चीज़ की ज़रूरत है ना, ऐसा नहीं कि आप जो है उस चीज़ को करना चाहते हैं, आप बहुत भावुक हुए जा रहे हैं, है ना। तो भावुक होना या फिर उस चीज़ को करने के लिए सोचना, है ना, ये प्रेरणा नहीं होता। प्रेरणा का मतलब जब आप उस चीज़ को कर रहे हो, है ना, आप इतने मोटिवेटेड हो कि आप उस काम को कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बच्चा वो क्या है, सिर्फ भावुक है और अच्छा करना चाहता है, अभी वो चीज़ कर नहीं रहा है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर जो बच्चा है वो क्या है, एक्टिव है, सक्रिय है, उस चीज़ के लिए काम भी कर रहा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वह क्या पूरा करना चाहता है पर ध्यान केंद्रित निर्देश करने में अच्छा है। ठीक है, ये भी गलत है, मतलब कि आप क्या करना चाहते हैं, सिर्फ आप इस पे जो ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, आप उस काम को कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका मोटिवेशन नहीं होता है ना। कड़ी मेहनत करती है, उसके शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है, सिर्फ वो सकारात्मक भावनाओं का अनुभव कर रही है। ठीक है, यहाँ पर सकारात्मक भावनाओं पर कार्य नहीं कर रही है, तो ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं
यदि बाह्य अभिप्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? एक शुरुआत नहीं, एक शुरुआत तथा अंत नहीं, अपने आप में एक अंत। क्योंकि जब आप इंटरनल रूप से मोटिवेटेड होते हैं तो आपको कोई भी काम करने के लिए किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आप खुद उस काम को करते हो जिसमें कि आपका इंटरेस्ट होता है, जिसमें कि आप जो है इंटरेस्ट रखते हो, जिस काम को करने में आपको मज़ा आता है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति आपसे उस काम को कहेगा नहीं, ठीक है। आप उसको अपने मन से करोगे क्योंकि उसमें आपको एंजॉय मतलब मज़ा आ रहा है, एक तरीके से आप उसको सीखना चाहते हो, ठीक है। तो जो आंतरिक अभिप्रेरणा होता है क्या होता है? अपने आप में ही एक अंत होता है, यानी कि आप खुद से मोटिवेटेड रहते हो, ठीक है। कोई बाहरी जो है सोर्स आपको मोटिवेटेड नहीं कर सकता, आप जो है खुद से उस चीज़ को करना चाहते हो। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त कोई भी नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है अभिप्रेरणा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अधिगम ये आपका नहीं होगा, दिगामी आरोग्यता भी नहीं होगा, द्वंद्व मतलब कि जब आप द्वंद्व की स्थिति में होते हो कि क्या सही क्या गलत है, तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जब आप स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने और नियम, कानून और सिद्धांत को प्रदान करना, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है कहलाता है प्रतिकरण, परमेयीकरण, प्रतिगमन, दमन। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सचेतना की बात हो तो क्या हो जाएगा? आपका परमेयीकरण हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, यह पहलू किस श्रेणी से संबंधित है? ठीक है, क्रियात्मक कार्य नहीं, ये किससे संबंधित है? आपका सामाजिक कारक से। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, क्योंकि स्कूल के अंदर जो बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, ठीक है, आपकी फॉर्मल एजुकेशन होती है, जो रूल रेगुलेशन होते हैं बच्चा स्कूल से ही सीखता है ना, कि किस तरीके से टीचर के साथ में बात करनी है, किस तरीके से कौन से टाइम पे हमारी जो क्लासेस है वो किस तरीके से चलेंगे, कौन सा टीचर जो है कौन सी जो है लैंग्वेज में बात करते हैं, सारी चीज़ें बच्चा जो है अपने स्कूल से ही सीखता है। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो होता है कि एक संगठित तरीके से जो स्कूल होता है आपका व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें जो छात्र होते हैं वो अपनी जो है लर्निंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है बच्चे का यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या डेवलप होता है? सोशलाइजेशन, है ना। बच्चा जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया यहाँ से सीखता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सामाजिक कारक के अंतर्गत ही आ जाएगा। मनोवैज्ञानिक कारक आपका यहाँ पर नहीं होगा, अन्य कारक भी नहीं होगा, ठीक है। बाकी आज का यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अभी मैंने कुछ ही क्वेश्चन ले रखे थे। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देगा, ताकि आपकी जो अदर सब्जेक्ट की क्लासेस हैं, है ना, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर करा सकूँ, ठीक है। निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? ठीक है, तीव्र उत्सुक, जैसे कि आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सीखने के लिए उत्सुक है, ठीक है, तो भी अच्छी चीज़ नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, ठीक है, आपने क्वेश्चन देख लिया कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उत्साहित होना भी सही नहीं होता, क्योंकि उसमें भी आप क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चनों को गलत करके चले जाते हैं, ठीक है। तो ना ही ज़्यादा उत्साहित होना सही है और ना ही ज़्यादा एग्जाम में प्रेशर क्रिएट करना अपने ऊपर कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा, या फिर जो मैंने पढ़ रखा है क्या पता वो आया नहीं आया, ठीक है। तो ये भी नहीं सही होता है। मैं यहाँ पर एग्जाम हॉल की ही बात करूँ, ये सारी चीज़ें हमारे रियल लाइफ में भी होती हैं। जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो भी आपके लिए सही नहीं होता, आप बहुत ज़्यादा दुखी भी होते हैं तो भी आपके लिए सही नहीं होता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। बीमारी का देखिए यहाँ पर क्या पूछ रखा है, निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देगी? जैसे कि आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा बीमार है, ठीक है, हमेशा जो है आपकी तबीयत खराब रहती है, तो आप क्या सही तरीके से समाज में या फिर स्कूल में कहीं पर भी समायोजन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप जो है चाहेंगे कि एक रूम में चुपचाप बैठे रहें, आराम वगैरह करें, ठीक है, हमें कोई परेशान ना करे, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ठीक है। आप सही तरीके से समायोजन नहीं कर पाएंगे। अपराध का जुनूनी विचार, यानी कि आप हमेशा अपराध के बारे में सोच रहे हो कि किस तरीके से किस क्राइम को अंजाम दिया जा सकता है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। न्यूरोटिक, भय और चिंता से मुक्त, तो बिल्कुल सही बात है। यानी कि जब आप भय और चिंता से मुक्त होकर के किसी चीज़ को सीखते हो तो आप अच्छे तरीके से समायोजन कर पाते हो, ठीक है, आप उस चीज़ को सीख पाते हो, एक अच्छा सामंजस्य बैठा पाते हो। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन क्या मतलब, एक क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया था, तो ये आप मान के चलिए कि 16 ही क्वेश्चन थे,
तो इसमें से आपके कितने सही हुए आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देगा। बाकी क्वेश्चन आज के आपके कैसे लगे ये भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देगा। इसके बाद में जो आपकी आगे की क्लासेस होंगी उसमें मैं और भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड करूँगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आपके जितने भी आपके प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, इसके अलावा जो भी आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जहाँ से कि अभी जो आपके सिलेबस में जो न्यू चीज़ें ऐड हुई हैं उसके अकॉर्डिंग मैं सारी की सारी चीज़ें प्रिपेयर करके आप कहेंगे तो मैं आपको जो है चैप्टर वाइज क्लासेस भी प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी भी अलग क्लासेस मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है, मुझसे जितने सब्जेक्ट कवर हो पाएंगे यहाँ पर वो सारे के सारे मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरी तरीके से अच्छी तरीके से कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, बाकी एक CDP तो आपका जो है यहाँ पर अच्छी तरीके से कंप्लीट हो ही जाएगा, एक भी चीज़ मैं यहाँ पर छोड़ने वाली नहीं हूँ। ठीक है, तो सब कुछ आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो नोट्स वगैरह होंगे वो भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, सीटेट एग्जाम जो आपका था तो वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए हुए थे। बाकी रीट एग्जाम के भी मेरे पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, बट जितने भी फ्री वाले कंटेंट होंगे मैं आप लोग को जो है टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगी। PDF भी आप लोगों को वहीं पर मिल जाएगी। तो आप जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है आप जो उसको जा करके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर जितनी भी आपकी चीज़ें होंगी वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो वीडियो, थोड़ा भी आपको यहाँ से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है सिर्फ वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डीमोटिवेशन हो जाता है। तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम लोग जो है आप सभी के लिए यहाँ पर और ज़्यादा मेहनत करें। ठीक है, तो कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप सभी जो है नीचे कमेंट में कमेंट करके एक बार तो मतलब जरूर बताइएगा। ठीक है, कम से कम मतलब कुछ भी, ठीक है, कुछ भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।